नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और स्वराज सेहत के साथ मैं हूं रश्क गौरी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद अब 62 लाख को पार कर गई है। अब तक 3,73,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले में भारत 7वें पायदान पर है और देश में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। लॉकडाउन में भी मरीजों की संख्या बढ़ने से हर कोई चिंतित है, लेकिन अब देश में कुछ बंदिशों को छोड़कर शॉपिंग मॉल, बाजार खुलने जा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों के सामने कोरोना के संक्रमण से बचने की एक बड़ी चुनौती और खड़ी हो गई है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि अनलॉक इंडिया में कैसे हम सभी इस वायरस से खुद को और अपने परिवार को और अपने से जुड़े हुए जितने भी तमाम लोग हैं उनको बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। और इसी बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्किटेक्ट मेडिकल कॉलेज भोपाल में डिपार्टमेंट ऑफ ENT के हेड प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार जी। डॉक्टर राकेश कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपको बता दें कि हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद सिर्फ ये है कि तमाम हमारे जो दर्शक हैं, देश भर के जो दर्शक हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको हम ऑथेंटिक जानकारी अपने कार्यक्रम के जरिए पहुंचा सकें। और इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब डॉक्टर राकेश जी से आप ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर राकेश जी से सवाल करूंगी कि आखिर राकेश जी, जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं और उसका असर हमने इंडिया में भी देखा है, लेकिन उस ह्यूज लेवल पे नहीं देखा, लेकिन फिर भी अब जिस तरह से अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है, तो इसको हम कैसे रोक पाएंगे? जैसा कि मैं डॉक्टर राकेश हूं, मैं प्रोफेसर हूं आर्किटेक्ट मेडिकल कॉलेज में ENT विभाग में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस इन्फेक्शन इस समय देश में बहुत फैल गया, देश विदेश में। जी, हमें पहले ही समझना पड़ेगा कोरोना वायरस क्या है। ये कोई एक वायरस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वायरस है। बहुत सारे वायरस हैं, जिसमें से कुछ वायरस 2 या 3 प्रकार के सब ग्रुप्स हैं वायरस के, जो कि इंसानों में फैल गए हैं, जानवरों से। अब इनमें अभी ऐसा ट्रीटमेंट तो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो अभी हमें जो बेसिक इस लेवल पर हमें जो करना है वो करना है प्रिकॉशन। हमें प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि ये इन्फेक्शन हम तक ना पहुंचे या हमसे दूसरों तक ना पहुंचे। जी, वो प्रिकॉशंस किस तरह के हैं डॉक्टर राकेश? प्रिकॉशन में बेसिकली किसी भी जैसे कि हम सभी जानते हैं, किसी भी बीमारी को बढ़ने में, फ्लरिश करने में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली होती है जो वायरस है उसका विरुलेंस, मतलब वो कितनी उसमें ताकत है कि वो बीमारी फैला सकता है। दूसरी हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तीसरा होता है हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, मतलब वो कितना ज्यादा हमारे लिए या वायरस के लिए उपयुक्त है। तो अभी इस लेवल पर हमें जो करना है वो ये करना है कि हमें अपनी इम्यूनिटी इंटैक्ट रखनी है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, बूस्ट अप करना है और सोशल डिस्टेंसिंग या ऐसे मेजर्स लेने हैं जिससे कि वायरस हम तक ना पहुंचे, या अगर हम तक पहुंचे भी तो हमसे किसी और को ना पहुंचे। अब इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट अप करेंगे? इम्यूनिटी में 2 एस्पेक्ट हैं। एक होता है फिजिकल, मतलब शारीरिक इम्यूनिटी, दूसरा होता है मानसिक, मतलब मेंटल इम्यूनिटी। हमें शारीरिक मतलब अच्छी चीजों का सेवन करना है, अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, एक तो ये चीज है। कुछ विटामिन सप्लीमेंट ले सकते हो, विटामिन C, जिंक, मिनरल्स। और मेंटल इम्यूनिटी, हमें शांत रहना है, हमें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है। ये दोनों चीजों से हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, जिससे हमारे शरीर को और हमें बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी। जी, डॉक्टर राकेश, जिस तरह से हम कोरोना वायरस को लेके बात करें, आपने जानकारी भी दी कि ये कोई एक वायरस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वायरस है। तो इस कंडीशन में ये कितना हार्मफुल है, क्योंकि हमने कई लोगों की मौत होते हुए भी देखा है। तो उनकी मौत होने की फिर वजह क्या बताई जाती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ग्रुप ऑफ वायरस है, इसमें इससे पहले भी वायरस आए हैं, जैसे सार्स वायरस आया था, H1N1 इन्फ्लुएंजा आया था। अभी हम ज्यादा परेशान इसीलिए हैं क्योंकि ये नया वायरस है,
नया इसीलिए हम इसको नोवल कोरोना भी बोलते हैं। नोवल मीन्स न्यू, न्यू मीन्स हमारे शरीर में इसके लिए इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, ये हमारे लिए नया है। हम इसका शोध चल रहा है कि इसके वायरस की इम्यूनिटी कब आएगी, इसका इलाज अभी नहीं है, इसीलिए शायद घबराहट बहुत ज़्यादा है। पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमारी इम्यूनिटी भी बूस्टअप होगी और हमारे पास दवाइयाँ भी आएंगी। अभी फिलहाल हम यही कर सकते हैं कि हम इनसे दूरी बना के रखें, इनसे संपर्क कम करें, अपनी इम्यूनिटी इंटैक्ट रखें। जैसे अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है और जाहिर सी बात है कि स्कूल कॉलेज से लेकर शॉपिंग मॉल और अमूमन जितनी भी जो पहले की तरह जो हमारी लाइफ हुआ करती थी, अब उसी तरह से वो सारी चीज़ें अब खुल जाएंगी और ऑलमोस्ट वो उसी तरह से लोग अपना जीवन यापन शुरू कर देंगे। क्या हमें कोरोना के साथ जीना अब सीखना ही पड़ेगा? बिल्कुल, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले लॉकडाउन हुआ था जब हमें फोर्सफुली दूर रहना सिखाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग करनी सिखाई गई, अपना प्रोटेक्शन सिखाया गया। अब ये समय हमें खुद अपने आप को तैयार करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क लगाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, दूसरों संपर्क कम करना है, ऐसी चीज़ें जिससे कोरोना हमारे शरीर में आ सकता है हमें उनसे दूरी बनानी है, उनको अवॉइड करना है। आपने अपने जिक्र किया विटामिन को लेके, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि हमारे जितने भी कॉलर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या विटामिन सी सप्लीमेंट के तौर पर लिया जाए, क्योंकि अगर संतरा जो हम सीजनिंग जो फ्रूट्स रहते हैं वो अगर अवेलेबल नहीं है और उनमें अगर विटामिन सी की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होती है, तो कौन सा सबसे बेस्ट विटामिन सी का सप्लीमेंट है जो लिया जा सकता है? देखिए, सारे विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली विटामिन सी, बट हाँ विटामिन सी का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी में। कोई भी सिट्रस चीज़, कोई भी खट्टी चीज़, जैसे आंवला हुआ, टमाटर, संतरा, आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं विटामिन सी के लिए। किस तरह का एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त भोपाल से प्यारे लाल जी जुड़ गए हैं। प्यारे लाल जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैडम, मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली मैं साइनस का पेशेंट हूँ और मेरा 10 साल पहले सर्जरी भी हुआ था नाक का, साइनस का, और उसके बाद से लगातार सर्दी जुकाम होता रहता है मुझे, और मौसम चेंज में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खांसी सर्दी जुकाम की। वैसे में कोरोना चल रहा है, तो ये जो मेरा साइनस का प्रॉब्लम है इसका कुछ कोरोना से भी कुछ कनेक्शन है क्या? प्यारे लाल जी, जैसा आपने मुझे बताया, आपका साइनसाइटिस की आपको समस्या रही है और एक बार साइनस का ऑपरेशन हो चुका है। कोरोना से इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट क्योंकि आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो आप अपने चिकित्सक जिसने भी आपका ऑपरेशन किया था इसको आप दिखा रहे हैं, उनको दिखाइए और संपर्क में रहिए उनसे। एक और कॉलर है हमारे साथ, श्रुति भोपाल से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। श्रुति जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे हमेशा अक्सर जुकाम रहता है, मतलब नाक भी बहती रहती है, तो और जैसा कि हम न्यूज़ पर भी सब जगह ये देख रहे हैं कि जो लोग पहले से उन्हें कोई पुराना कुछ मर्ज हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है या केयर करने की ज़रूरत है, तो ऐसे में क्या ऐसे उपाय किए जाएं या क्या ध्यान दिया जाए? जी मैडम, जैसे आपने बोला कि जिनको पुरानी बीमारी है, तो बेसिकली व्हाट वी मीन टू से कि ऐसी बीमारियां जिनसे शरीर की इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय होती है, रिड्यूस होती, कम होती है, ऐसी बीमारियों में शरीर बीमारी से लड़ने की क्षमता कम कर देता है। उस समय कोरोना का इन्फेक्शन आपको लीथल हो सकता है या बढ़ सकता है। पर क्योंकि आप बोल रहे हैं आपको सर्दी रहती है, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इट कैन बी एलर्जी ऑल्सो, इट कैन बी सिंपल फ्लू। तो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी है कि आपको बहुत खतरा है। आप पूरा प्रॉपर चेकअप करवाइए, उससे पता चलेगा कि क्या आपकी इम्यूनिटी पे कोई इसका फर्क है या नहीं। संजय जुड़ गए हैं भोपाल से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब, मेरे गले में खराश रहती है। अभी कुछ दिन पहले मुझे सर्दी हुई थी, जिसको लेकर मैंने ट्रीटमेंट भी लिया था जयप्रकाश चिकित्सालय से। उसके बाद मेरी सर्दी तो ठीक हो गई, लेकिन एक साइड की नाक अभी भी बहती है हल्की सी और गले में खराश रहती है। क्या इससे मुझे भी कुछ डर है क्या? जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना वायरस का जो मेन ऑर्गन जहाँ पर ये इफेक्ट कर रहा है वो है आपका फेफड़ा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, छाती, नाक और मुंह के थ्रू ये वायरस इन्फेक्ट करता है। नाक से और मुंह से जाता है फेफड़ों में, जहाँ पर जाके संक्रमण करता है। अब आपका सवाल जो है वो ये है कि आपकी एक नाक बंद रहती है और आपको गले में खराश रहती है। अब गले में खराश रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो यही कारण है कि नाक बंद रहती है, तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है या आपको एसिडिटी हो सकती है। तो अभी फिलहाल आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए,
सर्दी एलर्जी का जो भी है, और उसके बाद आपके चिकित्सक जिससे भी आप इलाज करवाते हैं इलाज करवाइए। कोशिश करिए कि चीज़ों से मास्क ला के रखें, दवाइयाँ प्रॉपर लें, और नाक में और मुंह में बार बार हाथ ना लगाएं। समीर जुड़ गए हैं भोपाल से, एक और कॉलर है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। समीर जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। सर मेरे एक सवाल है कि जो मतलब मुझे नाक में 4-5 बार छींक आती है, तो इसमें कोरोना का क्या इफेक्ट हो? मैं अपना टेस्ट भी करा चुका हूँ, सारी चीज़ें करा चुका हूँ, लेकिन तब भी कुछ मतलब नेगेटिव ही आई रिपोर्ट तो, लेकिन छींक आती है बार बार। शबीर जी, छींक आना कोरोना का सिम्टम नहीं है। कोरोना में नाक के थ्रू इन्फेक्शन फेफड़े में जाता है, हल्की सी सर्दी रह सकती है आपको। छींक आने के बहुत सारे दूसरे कारण हो सकते हैं। साइनोसाइटिस भी हो सकता है, अगर सुबह सुबह आपको 4-5 छींक लगातार आती हैं, या आप किसी चीज़ से एलर्जिक हो सकते हैं। आप जिस कमरे में रह रहे हैं, जहां आप बैठ रहे हैं, या किसी स्मोक से आप एलर्जिक हो सकते हैं, उसके कारण आपको छींक आ सकती है। उसके लिए आप अपने चिकित्सक जो भी उनसे परामर्श करिए, और कब से समस्या ये सब बताइए। मुझे लगता है कि कोरोना का टेस्ट करवाना थोड़ा जल्दबाजी है आपके मामले में। डॉक्टर राकेश, हमने जितने भी कॉलर हमारे पास आए हैं जिन्होंने अपनी समस्या बताई है, सबका एक कॉमन प्रॉब्लम था कि अगर सर्दी खांसी है तो क्या वो कोरोना का टेस्ट करा लें। तो ये जो मिथ है, या और साथ ही ये जो सभी कोरोना टेस्ट कराना चाहते हैं, तो कैसे डिस्पैरिटीज पता चलेगी कि नहीं ये सिर्फ नॉर्मली आपको सर्दी खांसी है, ये आपको कोरोना के सिम्टम्स आपके हैं? बेसिकली कंफ्यूजन होना इसलिए भी थोड़ा लॉजिकल है कि कोरोना वायरस, जैसा मैंने आपको बताया, ये कोई नया वायरस नहीं है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरस, जिसमें से एक ग्रुप वायरस आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक कर रहा था, दूसरा और आपकी जो नाक और मुंह के थ्रू जो पहुंच रहा था। इसका पहला सिम्टम है गला में खराश आना, नाक में इन्फेक्शन होना, थकावट रहना, सर में दर्द रहना। तो पर ऐसा जरूरी नहीं कि किसी की अगर नाक में इन्फेक्शन है तो वो कोरोना के कारण है। आप पहले अपने चिकित्सक को दिखाइए, उनसे इंश्योर होइए कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फीवर भी इसमें माइल्ड ग्रेड रहता है, जो कि फ्लू का सिम्टम भी हो सकता है। सारे सिम्टम जो आप कोरोना के मिलते हैं वो कॉमन फ्लू के भी हो सकते हैं। तो 2-3 दिन प्रॉपर इलाज करिए। उसके बाद भी अगर फीवर कंट्रोल में नहीं आता और सिम्टम्स आपको परसिस्ट करते हैं, जैसा कोरोना के अगर लाइफ साइकिल आप देखें तो इन्फेक्शन के 5वें-6वें दिन इसके सिम्टम्स आने चालू होते हैं। 5 दिन तक तो इन्फेक्शन का कोई कंट्रोल एसिम्टोमेटिक रहता है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आते। 5वें-6वें दिन से सिम्टम चालू होते हैं और 14 दिन तक इन्फेक्शन बढ़ता है। 14 दिन के बाद फिर सिम्टम रिड्यूस होते हैं, जैसा कि है। तो 1-2 दिन आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो सबसाइड कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है देन यू हैव टू गो फॉर कि आप इन्वेस्टिगेट करवाइए। इससे पहले हर इन्फेक्शन, हर सर्दी को कोरोना समझ के ट्रीट करना थोड़ा जल्दबाजी है जी। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, दर्शन पाचल है बुरहानपुर से। पाचल साहब बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे जो कोरोना के जो लक्षण थे, तो जैसे बुखार, सर्दी, खांसी। हेलो जी 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 पाटिल साहब, हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपने टेलीविजन सेट का जो वॉल्यूम है उसको आप कम कर लीजिए, बंद कर लीजिए, जिससे आपकी आवाज हम तक सही आएगी और जो सवाल आप करना चाहते हैं वो डॉक्टर साहब तक भी सही तरीके से पहुंच पाएगा। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है। हेलो जी 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 सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल ये है सर कि जो कोरोना जो है उसके अंदर मतलब जैसे बुखार आना और सर्दी, खांसी, ये लक्षण सभी साथ में रहे, जब भी कोरोना होता है खाली सर्दी हो और फिर उसको भी कोरोना बोलते हैं। नहीं, कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके सिम्टम्स धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। तो इसमें सिम्टम ऐसा नहीं होता कि एक सिम्टम हो। ये शुरुआत ऐसे ही होता है, थोड़ी सर्दी होगी, थोड़ा सा गले में खराश आएगा, फिर बुखार चढ़ेगा धीरे धीरे। बुखार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपका लो ग्रेड से चालू होगा, आप दवाई लेंगे, कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपको 2 दिन या 1-2 दिन अगर आपको दवाई लेने के बावजूद बुखार रहता है और ये सिम्टम्स बने रहते हैं, तो आप कोरोना टेस्टिंग के लिए जाइए। वरना कॉमन फ्लू, जो कॉमन हम लोग कहते हैं फ्लू हो गया कॉमन, उसके सिम्टम भी ऑलमोस्ट सेम है।
जी, तो दर्शन जी, जाहिर सी बात है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर राकेश, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने कहा था कि जून में ये जो कोरोना के जो मरीज हैं उनकी स्थिति में और ज्यादा इजाफा होगा, एकदम से डबल होंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये अंडर कंट्रोल होता जाएगा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या बताई जाती है? और एक और मेरा सवाल ये है कि एक लॉजिक लगाया जा रहा था और जिसको हमने अमूमन सुना भी है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना का जो कहर है, जो पेशेंट्स है, उनमें कमी आएगी, लेकिन इस तरह की कोई सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। मैडम, जैसा कि अब तक की रिसर्च है उसमें क्लाइमेट का कोरोना पे कोई असर पड़ रहा है ऐसा तो कुछ अभी तक एस्टेब्लिश कोई फैक्ट नहीं है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल, जैसा आपने मुझे बताया कि जून के एंड में या जुलाई में कोरोना का आउटब्रेक होगा, थोड़े नंबर्स बढ़ेंगे, तो उसका रीजन ये है कि शुरुआत में हमारी सरकार ने लॉकडाउन किया, हमारा आइसोलेशन किया, हम लोग अलग अलग हुए, हम लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करी। अब क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है तो हमारा कांटेक्ट भी दूसरे से बढ़ेगा, सो ओब्वियसली वायरस का स्प्रेड भी बढ़ेगा। सो अभी अगर हम प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइजेशन पे ध्यान दें, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में हाथ साबुन से धोएं, एक दूसरे संपर्क थोड़ा कम रखें, तो कंट्रोल में रहेगा, अदरवाइज मामले बढ़ेंगे। आप बता रहे थे कि अगर जो कोरोना का जो वायरस है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है फेफड़ों को, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और सबसे ज्यादा यही पार्ट क्यों मतलब इतना ज्यादा उससे प्रभावित होता है? ये जो वायरस है इट इज अ ग्रुप ऑफ सार्स वायरस, जो आप पहले आया था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाला वायरस आया था, वो भी फेफड़ों पे काम करता था, ये उसका ही म्यूटेशन का फॉर्म है। तो इस वायरस का अटैचमेंट होता है जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है, वो आंखों की कंजंक्टिवा हो या नाकों का म्यूकस मेम्ब्रेन हो या फेफड़ों के म्यूकस मेम्ब्रेन हो, वहां जाकर ये वायरस इरिटेट करता है, इन्फेक्शन फैलाता है और वहां से जाकर न्यूमोनिया से सिम्टम चालू करता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है, बाकी सिस्टम में भी ये जाता है खून के थ्रू, बट वो थोड़ा लेट स्टेज में जाता है। शुरुआत ये करता है म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच होता है, अपने इन्फेक्शन फैलाता है, तो सबसे पहला अटैक किया जाता है सांस की नली पे, वहीं से सिम्टम चालू होते हैं, खांसी, उसके बाद सांस फूलना, बुखार बना रहना और धीरे धीरे फेफड़ों का काम कम करना, तो निमोनिया जैसे सारे सिम्टम आते हैं और अल्टीमेटली सेप्सिस होता है और ऑर्गन फेलियर्स होते हैं, जिसके कारण मौत होने की संभावना रहती है। बट जैसा कि आपको मालूम है 80 से 85% पेशेंट्स को ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता है, ये सब एसिम्टोमेटिक रहते हैं। ओनली 10 to 15% पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं, उसमें से भी 4 से 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको क्रिटिकल इलनेस होती है और जिनको एक्चुअली इलाज की जरूरत होती है ऑन वेंटिलेटर्स या हॉस्पिटलाइजेशन। अदरवाइज वायरस है, सेल्फ लिमिटिंग है और इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया चली रही है, अभी शोध चल रहा है। जी, प्यारेलाल हमारे साथ कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए, संपर्क लगता है बीच में ही टूट गया है, दोबारा इनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। अगर हम कोरोना की कंडीशन अगर अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में अपनी कंट्री में देखते हैं तो हम किस स्टेज पर आ गए हैं? अभी कम्युनिटी स्प्रेड स्टार्ट हो गया है। हम कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है हम एक दूसरे को ये बीमारी स्प्रेड कर रहे हैं। पहला फेज था जिसमें कि बाहर से लोग आ रहे थे, लोकलाइज था। दूसरा था कांटेक्ट, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है और जिनके कांटेक्ट में संपर्क में आने से चीजें फैल रही थी। अब इस कम्युनिटी के अंदर ये इन्फेक्शन फैल गया है, हमारे में से ही कुछ लोगों को इन्फेक्शन होता है जो सब क्लिनिकल भी हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, उनके संपर्क में आने से कम्युनिटी के अंदर ये फैल रहा है, इसीलिए इतने सारे केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं। हरियाणा से एक कॉलर प्यारेलाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्यारेलाल जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था सर, जैसे अभी कोरोना के मतलब लक्षण तो ऐसे सब मालूम है, लेकिन बस मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो उसमें क्या चांसेस लगते हैं मतलब कोरोना के कुछ? सर, ये सांस लेने की समस्या आपको कब से है? और प्यारेलाल जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप जानकारी दीजिए कि सांस लेने में आपको कब से दिक्कत आ रही है, कब से ये समस्या आपको है? ये 4-5 दिन हो गए, मतलब थोड़ा ऐसा भारी भारी सा, मतलब खुल के ऐसे सांस नहीं ले पा रहा हूँ बस, और कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस यही, तो इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा था कि मतलब ऐसे कोई कहीं कोरोना के लक्षण तो नहीं है मतलब।
कोरोना के लक्षण में पैरालाइजिस, सांस लेने की भारीपन तो होता है, पर उससे पहले बुखार आएगा, गले में खराश भी होगी। क्या ये सारी दिक्कतें हैं आपको प्यारे लाल जी? ये कुछ नहीं, बस ये है केवल सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक, तो आपके चिकित्सक है उनसे आप इलाज करवाते हैं। बेहतर है, मेरा जो सुझाव है आपसे कि आप उनके पास पहुंचिए, आप उनको वो देखेंगे आपको। अगर उनको लगता है कि नहीं ये सिंपल कुछ इन्फेक्शन नहीं है, तो अगर उनको उचित लगता है तो वो टेस्टिंग करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्यारे लाल जी हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर राकेश, जिस तरह से जब हम इसके सैंपल लेते हैं, कोरोना के टेस्ट के लिए लेते हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को आती हैं? क्या कुछ एहतियात बरतना होता है? क्योंकि जब रिपोर्ट आती है तो हमने कई मरतबा ऐसा देखा है कि फर्स्ट और सेकंड रिपोर्ट निगेटिव आ गई, थर्ड रिपोर्ट सडन पॉजिटिव आ जाती है, तो फिर ये इस तरह से मतलब कैसे होता है? मैडम, कोरोना वायरस के जो सैंपल होते हैं हम लोग को आइडियली लेना होता है नेजोफेरिंक्स से या ओरोफेरिंक्स से, ओरोफेरिंक्स के भी अपर पार्ट से। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि अगर प्रॉपर सैंपल ना लिए जाए या प्रॉपर जगह से सैंपल ना लिए जाए तो फॉल्स नेगेटिव के चांसेस बढ़ते हैं। अगर प्रॉपर ट्रेन ना किया जाए उस बंदे को जो सैंपल ले रहा है, हमें बेसिकली नेजोफेरिंक्स में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नाक के पिछले हिस्से में जाकर नेजोफेरिंक्स से ये सैंपल लेना है या ओरोफेरिंक्स से सैंपल लेना है, जहाँ पर कि ये वायरस स्टक करता है। वहां से अगर हम सैंपल लेंगे तो पॉजिटिव आएंगे, पर कई बार ये सैंपल सही प्रोसेस से नहीं लिए जाते हैं या सही जगह से नहीं जाते, नेगेटिव आते हैं लेटर ऑन। क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है कि पेशेंट को 4-5 दिन तक सिम्टम नहीं होते हैं, 5-6 दिन के बाद सिम्टम चालू होते हैं। 5-6 दिन बाद फिर सैंपल लेंगे और अगर पॉजिटिव निकला तो पता चलता है कि भाई पॉजिटिव आ गया, ये तो पहले नेगेटिव था। सो इट इज अ सिंपल एरर। ये वायरस सरफेस पे कब तक जीवित रहता है? कोरोना वायरस के जो स्ट्रक्चर है अगर हम इसको देखेंगे तो एक वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, लिपिड कोडेड होता है ये। आप उसका समझिए से कोई लड्डू है लिपिड कोटेड, उसके ऊपर प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, ये जाके चीजों में चिपक जाता है। अब अलग अलग सरफेस पे इसकी लाइफ अलग अलग होती है। जैसे ग्लास में या स्टील में 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, वुड में लकड़ी में ये 3-4 दिन रह सकता है। न्यूज़पेपर या करेंसी नोट्स पे हम देखते हैं कुछ मिनट से लेकर 3-4 दिन तक ये जिंदा रह सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन किस सरफेस पे जाके ये स्टक है, ये इसकी लाइफ रहती है। बट कुछ दिनों बाद ये अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाता है अगर इसको दूसरा सेल ना मिले। ये परजीवी है, ये अपने आप में जिंदा नहीं रह सकता, इसको दूसरा सेल चाहिए, या तो इंसान का या जानवर का। तो एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, संजय जी हैं, संध्या हैं बुरहानपुर से। संध्या जी स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैडम मैं शुगर पेशेंट हूँ, 63 ईयर की। तो बताया जा रहा है कि शुगर पेशेंट और 60 साल से ऊपर वालों को सावधानी रखना चाहिए, तो शुगर पेशेंट वाले को क्या सावधानी रखनी पड़ेगी यदि होता है तो? ये सवाल पूछना है जी। संध्या जी, जैसा आपने मुझे बताया कि आप शुगर पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट का मतलब है आपके शरीर की जो लड़ने की क्षमता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो थोड़ी सी लोअर रहती है। हर डायबिटिक पेशेंट की या ऐसे पेशेंट जो किडनी की डिसीज है या कोई भी ऐसी चीजें से लड़ने की क्षमता कम है, आपको ज्यादा एहतियात बरतना है कि इस वायरस के संपर्क में ना आए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखिए, डबल मास्क लगाइए, हैंड को सैनिटाइज करिए सैनिटाइजर से, और अगर पॉसिबल है तो हर आधे घंटे में साबुन से हाथ धोइए 20 सेकंड में कम से कम। आपको ज्यादा एहतियात बरतना है, कोशिश करनी है वायरस आप तक ना पहुंचे, यही इसका इलाज है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर राकेश, जिस तरह से क्योंकि अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, तो हम किस तरह, आपने इम्यूनिटी के बारे में बताया, लेकिन हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? क्योंकि अमूमन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फास्ट फूड, जंक फूड्स और कई तरह की चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो हम उनकी काउंसलिंग कैसे करें? और महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ एक बाले जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनको हम ले लेते हैं। बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। नमस्ते सर, मैं महाराष्ट्र से दादा उबाले बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ऐसा है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, इसके बारे में बताइए सर। नमस्कार जी।
मास्क के दो पर्पस है लगाने के। किसी हम जो मास्क यूज करते हैं, पहला पर्पस है कि आपको किसी से इन्फेक्शन ना हो, और दूसरा पर्पस है किसी आपका इन्फेक्शन किसी और को ना हो। तो बेस्ट जो तरीका वो है मास्क लगाने का, हाथ को सैनिटाइज करिए और डबल मास्क लगाइए। कोशिश करिए एक उसमें से कॉटन का मास्क हो जिसको आप रोज धो सके साबुन से। रोज धोइए, सुबह लगाइए, शाम को उसको धोकर डालिए, फिर धूप दिखाइए दूसरे दिन, फिर दूसरा मास्क लगाइए। ऐसे 3-4 मास्क रखिए आप। मास्क सिंगल डिस्पोजेबल एक रखिए जिसको आप सिंगल यूज करेंगे, दूसरा कॉटन का यूज करिए जिसको आप रोज धो सकते हैं। मास्क लगाने से पहले हाथ सैनिटाइज करिए या साबुन से हाथ धोइए। मास्क को सेंटर में टच नहीं करना, आपको उसके कॉर्ड को टच करना है, और एक बार मास्क लगा लिया तो उसको बीच में से नहीं छूना है आपको। बहुत शुक्रिया उबाली जी हमें कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, भिंड से हैं विवेक जी है। विवेक जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं विवेक शर्मा बात कर रहा हूँ भिंड से। नमस्कार विवेक जी। मेरा सवाल यह है डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है सर, मैं गांव में निवास करता हूँ, तो यहाँ सर रनिंग सिस्टम रहता है सर। रनिंग से कोई इफेक्ट पड़ेगा सर रनिंग से, और क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए इसमें? नहीं सवाल सिवनी से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका भी सवाल ले लेते हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई कोरोना पेशेंट वगैरह कहीं हाथ रखता है और अपन उसको छू लेते हैं और फिर हम सैनिटाइज वगैरह कर लेते हैं बगैर नाक और मुंह में छुए, तो क्या हमें कोरोना नहीं होगा? ठीक। कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है देवेंद्र जी मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अगर आप यूज कर रहे हैं जैसा आप मुझे बता रहे हैं, तो अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके कैप्सूल को ब्रेक कर देता है और एप्लीकेशन रोक देता है। अगर आपने एक सैनिटाइजर यूज किया है प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर टाइम पर, और फिर अगर हाथ धो लिया है तो बेहतर है, तो उसके बाद ये वायरस आपके हाथ में रहेगा नहीं। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, आप प्रॉपरली सैनिटाइज करिए और सोप से हाथ धोते रहिए और मास्क प्रॉपर लगाइए। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए डॉक्टर राकेश, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं। चलते चलते आप क्या सलाह हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरी यही सलाह है कि अभी जब तक ये वायरस का प्रॉपर ट्रीटमेंट एस्टेब्लिश नहीं होता, वैक्सीनेशन ना आता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, सैनिटाइज करिए अपने हाथों को, और कोशिश करिए हर आधे घंटे में साबुन से हाथ धोएं कम से कम 20 सेकंड के लिए। मास्क डबल लेयर्ड यूज करिए, एक सिंगल डिस्पोजेबल, और उसके ऊपर कॉटन के मास्क को रेगुलरली धोइए, क्योंकि अगर सैनिटाइज करके भी आपने मार भी दिया वायरस तो उसका जो डस्ट है वो तो रह जाएगा, उसको धोना जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज के सवाल सेहत में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।